नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के भिवानी जिले के तोसाम एरिया में शनिवार सुबह 8:30 बजे अरावली की पहाड़ियों में खनन के दौरान पहाड़ का एक हिस्सा दरक गया। इसमें 20 से 25 लोग पत्थरों के नीचे दब गए। शाम 3:30 बजे तक 3 मजदूरों के शव निकाले गए। पहाड़ दरकने से गिरे सैकड़ों टन वजनी पत्थरों के नीचे 4 पोकलेन मशीनें, 2 हॉल मशीनें, 2 ट्रैक्टर और 6 ट्राले व डंपर दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही भिवानी जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू करवाया। इसमें NDRF की टीमें भी लगी हैं। वहीं पहाड़ का जो हिस्सा गिरा उसमें 3 बड़े पत्थर हैं जिन्हें हटाने में दिक्कत आ रही है। पुलिस और प्रशासन ने मीडिया के घटनास्थल पर जाने पर पाबंदी लगा दी है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल मौके पर पहुंचे। उनके साथ भिवानी के SP अजीत सिंह शेखावत भी रहे। आपको बता दें कि गोवर्धन माइन को 2018 में इसका माइनिंग का ठेका मिला है। यह टेंडर 10 साल का है। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़, 12 लोगों की मौत, 14 घायल, जिनमें 3 की हालत गंभीर। मृतकों में UP, पंजाब और हरियाणा के श्रद्धालु। नए साल की शुरुआत एक दुखद हादसे से हुई। जम्मू कश्मीर में कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर में देर रात करीब 2:45 बजे भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई। 14 लोग जख्मी बताए गए हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को कटरा के नारायणा अस्पताल में भर्ती किया गया है। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा है कि शुरुआती खबरों के अनुसार श्रद्धालुओं के बीच किसी बात पर विवाद हो गया था। उनमें धक्का मुक्की हो गई, इससे भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। एक श्रद्धालु ने बताया कि भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उधर केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने का भी ऐलान किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं। शोक में डूबे परिवारों के प्रति संवेदना है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हरियाणा में ऐसे लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले कई बार सोचने की जरूरत है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई हैं। राज्य सरकार के आदेशानुसार इन लोगों को आज से सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री बैन रहेगी। ऐसे लोग न तो रोडवेज बस में सफर कर पाएंगे और न ही ट्रेन में चढ़ पाएंगे। सभी तरह के सरकारी दफ्तरों, बैंकों, मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल में ऐसे लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सरकारी आदेशानुसार रोडवेज के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन से यात्रा की अनुमति सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके होंगे। बस कंडक्टर या रेलवे की टिकट चेकर सर्टिफिकेट न होने पर सवारी को चढ़ने की अनुमति नहीं देंगे। इसके अलावा दोनों डोज लगी होने पर ही हरियाणा में पंपों से पेट्रोल डीजल डलवा सकेंगे। गाड़ी में CNG भरवाने के लिए भी पूरी तरह से वैक्सीनेट होना अनिवार्य कर दिया गया है। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की घोषणा की थी। इसके लिए 1 जनवरी यानी नए साल से वैक्सीनेशन स्लॉट की बुकिंग कोविन ऐप या फिर ऑन साइट से की जा सकेगी। वैक्सीनेशन के स्लॉट बुकिंग के लिए 10वीं का ID कार्ड भी मान्य होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को केवल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। देश में इस एज ग्रुप की संख्या करीब 10 करोड़ के आसपास है। हालांकि जरूरत पड़ी तो बड़े स्कूल और कॉलेज में भी टीके लगाए जा सकते हैं। फसल बेचने में किसानों को हो सकती है परेशानी। हरियाणा सरकार की इस गाइडलाइन का करना होगा पालन। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसलों का रजिस्ट्रेशन कराने में किसान रुचि नहीं ले रहे हैं। फसलों का रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी। 31 दिसंबर देर सायं तक आधे से भी कम किसानों ने फसलों का रजिस्ट्रेशन कराया है। अगर आगे रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं बढ़ाई जाती है तो बगैर रजिस्ट्रेशन के किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सरकार उन्हीं किसानों की समर्थन मूल्य पर फसल खरीदेगी जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। आपको बता दें कि रबी सीजन में सबसे ज्यादा गेहूं की फसल की बिजाई होती है। पिछले साल रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से किसानों को परेशानी हुई थी। सरकार ने उन किसानों को राहत देते हुए पोर्टल खोल दिया था, लेकिन देरी से पोर्टल खोलने पर फसल रजिस्ट्रेशन कराने की वजह से उन्हें फसल बेचने में भी काफी इंतजार करना पड़ा था। प्रदेश भर में शुक्रवार शाम तक 5,18,998 किसानों ने ही फसल का रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको बता दें कि सोनीपत, रोहतक, हिसार और भिवानी फसल रजिस्ट्रेशन कराने में जींद से भी पीछे चल रहे हैं। वहीं यमुनानगर और महेंद्रगढ़ में 59% से ज्यादा फसल का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हरियाणा की धरती पर मौसम इजराइल का मिले तो सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन भिवानी के गांव गिगनाऊ में इंडो इजराइल इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ऐसा ही है। इसका काम तेजी से चल रहा है। इस उत्कृष्ट बागवानी केंद्र का शिलान्यास दिसंबर 2020 में हुआ था और इसका काम इस साल पूरा हो जाएगा। इस सेंटर से इजराइल किस्म के एप्पल बेर और अमरूद की खेती को बढ़ावा मिलेगा। लोहारू क्षेत्र में बनने वाले इस एक्सीलेंस केंद्र का किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। लोहारू क्षेत्र को देखते हुए इस क्षेत्र में एप्पल बेर और अमरूद की खेती को बढ़ावा देने की
की योजना है। लोहारू विधानसभा क्षेत्र के किसानों को बागवानी के साथ साथ कृषि क्षेत्र से संबंधित भी तकनीकी एवं नवीनतम जानकारी मिलती रहेगी। इस केंद्र के यहाँ स्थापित होने से क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के भी अवसर जरूर मिलेंगे। कोरोना के मामले बढ़ते देख केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। देश के कई राज्यों में रात को पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया है। इसका मतलब है अब जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई हैं, तो आप न ही किसी सार्वजनिक स्थानों पर जा पाएंगे और न ही राशन प्राप्त कर सकेंगे। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी बिना वैक्सीन लिए लोगों को 1 जनवरी से सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर पाबंदी लगा दी है। वैक्सीन की दोनों डोज लिए बिना हरियाणा में सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शराब की दुकान, लोकल या हॉट बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। सरकारी आदेश के अनुसार पूर्ण वैक्सीनेशन वाले लोगों को ही बस स्टैंड या रेलवे स्टेशनों से यात्रा करने की इजाजत होगी। धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर कनेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ और राशन की दुकानों में भी सिर्फ वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही सामान दिया जाएगा। पंजाब में सरकारी और निजी बैंक, होटल, बार, रेस्तरां, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और फिटनेस सेंटर में 15 जनवरी से वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग ही जा पाएंगे। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी नए साल से सार्वजनिक स्थानों पर जाने वाले लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा होना अनिवार्य कर दिया है। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु कक्षा 6 के लिए 9 जनवरी 2022 को होने वाली प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अखिल भारतीय सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन आयोजित होगी। परीक्षा का आयोजन एनटीए द्वारा किया जाएगा। छठी कक्षा में प्रवेश के लिए 300 अंकों की परीक्षा होगी। परीक्षा में 150 अंक का गणित तथा 50-50 अंकों की बौद्धिक क्षमता, भाषा व सामान्य ज्ञान होगा। छात्र अपने एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। महिला व उसका शिशु स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य को लेकर इस योजना को राज्य सरकार ने क्रियान्वित किया है। किसी भी परिवार में पहली बार गर्भवती हुई महिला को अच्छा स्वास्थ्य और सही खान पान देने के लिए सरकार द्वारा किस्तों में सहायता राशि उक्त योजना के तहत प्रदान की जाती है। पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। योजना के तहत कुल 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसमें पहली किस्त 1,000 रुपए की है, दूसरी किस्त 2,000 रुपए की व तीसरी किस्त 2,000 रुपए की निर्धारित की गई है। योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं और लाभार्थी के पास आवश्यक दस्तावेज भी होने चाहिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आशा वर्कर अथवा एएनएम से संपर्क किया जा सकता है। हरियाणा बिजली विभाग के डिफाल्टरों में मंत्रियों व अधिकारियों का नाम आने से विपक्ष के हाथ सरकार को घेरने का मौका मिल गया। हरियाणा में बिजली विभाग के ही मंत्री रणजीत चौटाला का नाम डिफाल्टरों में शामिल है। इसे लेकर हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री व झज्जर विधायक गीता बुक्कल ने भाजपा सरकार पर तंज कसा है। हालांकि गीता बुक्कल ने डिफाल्टरों में शामिल पूर्व कांग्रेस अशोक तंवर के नाम पर चुप्पी साध ली। गीता बुक्कल ने कहा है कि डिफाल्टर लोगों की सूची में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का नाम आने के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि सुशासन का दम भरने वाली भाजपा जसपा गठबंधन सरकार ने कैसी उपलब्धियां अर्जित की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के नियम आम गरीब जनता के लिए हैं, लेकिन जो सरकार के लोग हैं उन पर वह नियम लागू नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अनेक ऐसी बिजली उपभोक्ता हैं जो कि डिफाल्टर की सूची में आते ही उनके बिजली कनेक्शन काट लिए जाते हैं, जबकि सरकार में बुलंदी से सरोकार रखने वाले लोगों पर विभाग भी कार्रवाई करने से पीछे हट जाता है। किसानों की समृद्धि अब खुशहाली बागवानी पोर्टल भी करेगा। इस योजना के तहत पोर्टल पर आवेदन करने के बाद किसानों को अनुदान दिया जाएगा, जिससे उनकी समृद्धि हो सकेगी। बागवानी विभाग के अधिकारियों की माने तो इस योजना के तहत पॉली हाउस, नेट हाउस, वॉक इन टनल व प्लास्टिक टनल व किसान अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। उनका कहना है कि किसानों की समृद्धि के लिए विभाग की ओर से अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। रोहतक जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर हवा सिंह ने बताया कि रोहतक की ओर से उद्यान विभाग के माध्यम से पॉली हाउस, नेट हाउस, वॉक इन टनल व प्लास्टिक टनल आदि योजनाएं किसानों के लिए क्रियान्वित की जा रही हैं। किसान उनका लाभ उठा सकते हैं। पीएम किसान की 10वीं किस्त जारी। पीएम मोदी ने 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 20,946 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर की। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में 20,946 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। किसान सम्मान निधि के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। स्कीम के तहत पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के मध्य, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के मध्य, तो वहीं तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के मध्य जारी की जाती है।
राजस्थान में कोरोना अपडेट 24 घंटे में 301 नए केस, एक्टिव मरीज 1000 के पार। तो वहीं जयपुर में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा, 192 पॉजिटिव मिले। राजस्थान में कोरोना बेकाबू हो गया है। एक सप्ताह में ये केस 5 गुना तक बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो पूरे प्रदेश में 301 नए केस मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले 192 जयपुर में मिले हैं। इससे जयपुर में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। पिछले एक सप्ताह से लगातार कोरोना के डरावने आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते केसों को देखते हुए प्रशासन ने सभी अस्पताल संचालकों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान की रिपोर्ट पर नजर डालें तो आज जयपुर के अलावा जोधपुर में 32, अलवर में 14, कोटा में 13 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा में 9, भरतपुर में 8, उदयपुर में 5, अजमेर में 6, गंगानगर बीकानेर में 4-4, सीकर धौलपुर में 3-3, झुंझुनू प्रतापगढ़ टोंक में 2-2 और पाली दौसा में 1-1 मरीज मिला है। जयपुर के बाद अब जोधपुर दूसरा शहर बन गया है जहां एक्टिव केसों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। जोधपुर में कुल एक्टिव केस 126 हो गए हैं। वहीं जयपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा यानी 796 केस हैं। भारत ने रूस में बने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती की तैयारी शुरू कर दी है। दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप को इंडियन एयरफोर्स अगले महीने अपने पंजाब एयरबेस पर तैनात कर देगी। यहां से चीन और पाकिस्तान की किसी भी हरकत को नाकाम किया जा सकेगा। इसे पूरा करने में कम से कम 6 सप्ताह और लगेंगे। मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट को इस तरह से तैनात किया जा रहा है कि यह उत्तरी क्षेत्र में चीन की सीमा के कुछ हिस्सों के साथ पाकिस्तानी बॉर्डर को भी कवर कर सके। आपको बता दें कि यह सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट पर हवा में ही हमला कर सकता है। इसमें सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक समेत 4 तरह की मिसाइलें शामिल हैं जो 400 किलोमीटर तक निशाना भेदने में अचूक है। इसे दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम माना जाता है। 32,000 टीचर्स की भर्ती विज्ञप्ति जारी। 10 जनवरी से 9 फरवरी तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। 31,000 सामान्य शिक्षकों के साथ 1,000 विशेष शिक्षकों की भी होगी भर्ती। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में लेवल 1 और लेवल 2 के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 32,000 पदों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसके तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के साथ ही विशेष शिक्षा के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन 10 जनवरी से 9 फरवरी तक भरे जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थी SSO ID के माध्यम से शिक्षा विभाग की वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक से अधिक पद की योग्यता या फिर पात्रता होने पर अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करना होगा।